दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं रैम्पैकेट 2 नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि अपकमिंग मूवी है, हमें देखने को मिलने वाली है बहुत जल्द। वैसे इसका पार्ट जो 1 है वो 2014 में हमें देखने को मिला था, वो सुपर डुपर हिट था। और उसी के बाद इसके दूसरे पार्ट की एक तरह से बेसब्री से इंतज़ार लोगों द्वारा किया जा रहा था। तो आज पूरी अपडेट इस मूवी के बारे में आपको बताया गया है, पिछले मूवी की कलेक्शन और परफॉर्मेंस के बारे में, साथ ही साथ अपकमिंग पार्ट की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। रैम्पेज 2018 की अमेरिकी साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रैड पेटन ने किया है और यह मिडवे गेम्स के इसी नाम के वीडियो गेम सीरीज पर, जिसकी पटकथा रयान एंगल, कार्लटन क्यूस, रयान जे कोंडल और एडम सटिकील ने लिखी है। फिल्म में ड्वेन जॉनसन मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ नाओमी हैरिस, मालिन एकरमैन, जेक लेसी, जो मैंगनीलो और जेफरी डीन मॉर्गन भी हैं। यह एक प्राइमेटोलॉजिस्ट की कहानी है जिसे जॉर्ज के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जो एक अल्बिनो वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला है जो एक दुष्ट प्रयोग के परिणामस्वरूप विशाल आकार के उग्र प्राणी में बदल जाता है और बड़ा होता जाता है, ताकि 2 अन्य उत्परिवर्तित जानवरों को शिकागो को नष्ट करने से रोका जा सके। यह फिल्म जनी 2 द मिस्टीरियस आइलैंड 2012 और सैन एंड्रियास 2015 के बाद पीटन और जॉनसन के बीच तीसरा सहयोग है। यह वार्नर ब्रदर्स की अंतिम रिलीज फिल्म भी थी, जिसे एक्सिस एंटरटेनमेंट बटा रैटपैकर्ड्यून एंटरटेनमेंट द्वारा वित्तपोषित किया गया था, क्योंकि स्टूडियो ने रैटपैकर्ड्यून के मालिक ब्रेट रैटनर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण कंपनी के साथ अपनी साझेदारी समाप्त कर दी थी, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को श्रेय नहीं दिया गया। 2 कंपनी बाद में उसी वर्ष भंग हो गई। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में शिकागो में शुरू हुई। यह फिल्म 13 अप्रैल 2018 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। फिल्म ने दुनिया भर में $428 मिलियन से अधिक की कमाई की थी और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की थी, जिसमें इसके प्रदर्शन, विशेष रूप से जॉनसन और मॉर्गन, एक्शन दृश्यों और दृश्य प्रभावों की प्रशंसा की गई थी, लेकिन इसकी पटकथा, गति और कहानी की आलोचना की गई थी। 6-5 कथानक। एथेना एक अंतरिक्ष स्टेशन जो जीनहेरफेर करने वाली कुख्यात कंपनी एनर्जी ने का है, प्रयोगशाला में चूहे के उत्परिवर्तित होने और तबाही मचाने के बाद नष्ट हो जाता है। केरी एटकिंस, एकमात्र जीवित चालक दल की सदस्य, स्टेशन के ध्वस्त होने पर एस्केप पॉड में भागने में सफल हो जाती है। साथ ही साथ रोगजंक के डिब्बे भी, जिन्हें एनर्जीने की सीईओ क्लेयर विडेन उसे वापस लाने का आदेश देती है, लेकिन पॉड पुनः प्रवेश करते ही बिखर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में मलबे का निशान बन जाता है। एक डिब्बे को एवरग्लेड्स में एक अमेरिकी मगरमच्छ निगल जाता है और दूसरा व्योमिंग के जंगल में गिरता है, जहां एक भेड़िया रोगजंक के संपर्क में आता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस ओकोए, एक पूर्व विशेष बल सैनिक और एक अवैध शिकार विरोधी इकाई के सदस्य, सैन डिएगो वन्यजीव अभयारण्य में काम करते हैं। उन्होंने जॉर्ज नामक एक दुर्लभ अल्बिनो पश्चिमी तराई गोरिल्ला से दोस्ती की है, जिसे उन्होंने उन शिकारियों से बचाया था जिन्होंने उनकी मां को मार डाला था, और वे सांकेतिक भाषा का उपयोग करके उससे संवाद करते हैं। एक कनस्तर जॉर्ज के निवास स्थान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और वह रोगाणु के संपर्क में आ जाता है। जैसे जैसे जॉर्ज काफी बड़ा होता जाता है और ज्यादा आक्रामक होता जाता है, डेविस का संपर्क जेनेटिक इंजीनियर डॉक्टर केट कैलरवेल से होता है, जो बताती है कि इस रोगाणु को एनर्जीने ने बड़े पैमाने पर जीन को फिर से लिखने के लिए विकसित किया था। उसे बीमारियों के संभावित इलाज के रूप में क्रिस्पर पर शोध को आगे बढ़ाने की उम्मीद थी, लेकिन उसे एनर्जीने की जैविक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल करने की योजना का पता चल गया और उसे झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया, जिसके दौरान उसके बीमार भाई की मौत हो गई। जॉर्ज कैद से भाग जाता है और प्रिज्म में उत्पात मचाता है। जॉर्ज शांत हो जाता है, लेकिन जल्द ही एजेंट हार्वे रसेल के नेतृत्व वाली एक सरकारी टीम द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है और उसे बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 हवाई जहाज पर बिठा दिया जाता है। इस बीच क्लेयर और उसका भाई ब्रेट उत्परिवर्तित भेड़िए राल्फ को पकड़ने के लिए एक भाड़े के दल की कोशिश की देखरेख करते हैं, जो गलत हो जाती है और पूरी टीम का कत्लेआम हो जाता है। क्लेयर
राल्फ को पकड़ने और अपनी साजिश को छिपाने के लिए जॉर्ज का इस्तेमाल करने की उम्मीद में विलिस टॉवर के ऊपर एक विशाल ट्रांसमीटर का उपयोग करके जानवरों को लुभाने के लिए एक निश्चित रेडियो आवृत्ति पर आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए इंजीनियर शिकागो की ओर नागरिकों के जीवन के लिए बड़े जोखिम के बारे में चिंता किए बिना जॉर्ज ध्वनि पर हिंसक प्रतिक्रिया करता है और विमान को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। हालांकि डेविस, केट और रसेल सुरक्षित रूप से पैराशूट से कूद जाते हैं। जॉर्ज दुर्घटना से बच जाता है और राल्फ के साथ मिलकर शिकागो की ओर बढ़ता है, जबकि डेविस और केट को रसेल द्वारा पीछा करते हुए एक सैन्य हेलीकॉप्टर चुराने में मदद मिलती है। वे जॉर्ज और राल्फ को शहर में उत्पात मचाते हुए पाते हैं, जबकि सेना उन्हें रोकने के लिए संघर्ष करती है। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब उत्परिवर्तित मगरमच्छ, लिज़ी, दोनों में शामिल हो जाती है, जिससे और भी अधिक हताहत होते हैं। जानवरों को सामान्य स्थिति में वापस लाने के लिए एक मार्ग चुराने की योजना बनाते हुए डेविस और केट टॉवर पर एनर्जीने के संचालन के आधार पर घुसपैठ करते हैं और इसकी कई शीशियां लेते हैं, लेकिन क्लेयर द्वारा पकड़े जाते हैं क्योंकि क्लेयर ने खुलासा किया कि मार्ग केवल जानवरों की बढ़ी हुई आक्रामकता को खत्म करता है, अन्य प्रभावों को उलटने के बजाय, और डेविस को गोली मार देता है, लेकिन वह बच जाता है। जब जॉर्ज टॉवर के शीर्ष पर चढ़ता है तो क्लेयर डेविस को इसे विचलित करने का आदेश देती है, जबकि वह बंदूक की नोक पर केट के साथ भागने का प्रयास करती है। केट क्लेयर के हैंडबैग में एक शीशी डालती है और उसे जॉर्ज की ओर धकेलती है, जो उसे शीशी के साथ पूरा निगल जाता है, जिससे वह अपने पूर्व व्यक्तित्व में वापस आ जाता है। नीचे रसेल ब्रेट से आपत्तिजनक सबूत लेता है, जिसे बाद में गिरते मलबे से कुचल कर मार दिया जाता है। जब क्षतिग्रस्त टावर गिरता है, डेविस और केट फेडरल प्लाजा पर एक हेलीकॉप्टर को दुर्घटनाग्रस्त करके बच जाते हैं। डेविस जॉर्ज को अन्य जानवरों को हराने में मदद करने के लिए रुक जाता है, जबकि केट और रसेल सेना को उनके खिलाफ मोब तैनात करने से रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जॉर्ज राल्फ के खिलाफ लड़ाई करता है, जिसे डेविस लिज़ी की ओर बढ़ने के लिए धोखा देता है, जो अपने जबड़ों का उपयोग करके उसका सिर काट देती है और उसका सिर निगल लेती है। लिज़ी डेविस का पीछा करती है, लेकिन डेविस के लिए ग्रेनेड का उपयोग करके उसे अक्षम करने के लिए जॉर्ज समय पर हस्तक्षेप करता है। हालांकि लिज़ी बच जाती है और जॉर्ज को हरा देती है, जिसे एक सरिया से छलनी कर दिया जाता है। डेविस एक गिरे हुए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का उपयोग करके लिज़ी का ध्यान भटकाता है, लेकिन जॉर्ज द्वारा उसी सरिया से लिज़ी की आंख में छेद करने से पहले वह लगभग मर जाता है, जिससे वह मरने से पहले ही मर जाती है। खतरे को बेअसर करने के बाद हवाई हमले को रोक दिया जाता है। इसके बाद डेविस के साथ केट और रसेल भी शामिल हो जाते हैं और जॉर्ज बताता है कि उसने डेविस को यह सोचकर धोखा दिया था कि वह एक मजाक के तौर पर मर गया है। साथ में वे शहर से मलबा हटाने और नागरिकों को बचाने में मदद करते हैं। ढालना इंसानों। ड्वेन जॉनसन, डेविस ओकोए, एक पूर्व अमेरिकी सेना के विशेष बल के सिपाही, साथ ही प्राइमेटोलॉजिस्ट और अवैध शिकार विरोधी इकाई के प्रमुख। नाओमी हैरिस कैथरीन, केट कैलरवेल के रूप में एक बदनाम जेनेटिक इंजीनियर जो ओकोए के साथ मिलकर काम करती है। मालिन एकरमैन क्लेयर विडेन के रूप में एनर्जीने की सीईओ, वह कंपनी जो जॉर्ज, लिज़ी और राल्फ के उत्परिवर्तन का कारण बनने वाले रोगजंक के लिए जिम्मेदार है। जेफरी डीन मॉर्गन हार्वे रसेल के रूप में एक सरकारी एजेंट जो अन्य सरकारी एजेंसी के लिए काम करता है। जेक लेसी, ब्रेट विडेन, क्लेयर का मूर्ख भाई, जो मैंगनीलो बर्ग के रूप में एक निजी सैन्य समूह का नेता। मार्ले शेल्टन, केरी एटकिंस, एक वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री। पीजे बर्न नेल्सन के रूप में एक वैज्ञानिक और ओकोए का दोस्त। डेमेट्रियस ग्रोस कर्नल ब्लेक के रूप में 17, जैक क्वैड कॉनर के रूप में 18, ब्रेन हिल एमी के रूप में 19, मैट गेराल्ड ज़मिट के रूप में 20, 21, विल यूनली एजेंट पार्क के रूप में 22, उरीजा फेबर, गैरिक, गोरिल्ला। जेसन लाइल्स ने जॉर्ज के लिए मोशन कैप्चर प्रदर्शन किया, जो एक अल्बिनो पश्चिमी तराई गोरिल्ला, स्नोफ्लेक के बराबर है, जिसे ओकोए ने पाला और प्रशिक्षित किया है। जॉर्ज अत्यधिक बुद्धिमान है, वह सांकेतिक भाषा को समझता है, जिसके माध्यम से वह ओकोए से संवाद करता है।
उसके पास हास्य की भावना भी है। वह अक्सर डेविस के साथ मजाक करता है। जॉर्ज एनर्जीने के रोगजंक से प्रभावित जानवरों में से एक बन जाता है, जो उनके आकार को बढ़ाता है और उन्हें विशाल उग्र राक्षसों में बदल देता है। 23 स्काई नोट्री और विलो नोट्री द्वारा निर्मित यह फिल्म फेमी और एनू नामक मादा गोरिल्लाओं की जोड़ी का मोशन कैप्चर है, जो जॉर्ज के आवास में ही रहती हैं। विंसेंट रोक्सबर्ग पावो के मोशन कैप्चर के रूप में, जो एक युवा नर गोरिल्ला है जो जॉर्ज के निवास स्थान में रहता है, बिना श्रेय के। उत्पादन विकास वार्नर ब्रदर्स ने 2009 में 1986 के आर्केड गेम रैम्पेज के फिल्म रूपांतरण अधिकारों को मिडवे गेम्स के $33 मिलियन में अधिग्रहण के हिस्से के रूप में हासिल किया। 24 इस परियोजना की घोषणा नवंबर 2011 में की गई थी, जिसमें जॉन रिकार्ड को निर्माता के रूप में चुना गया था। 24 रिकार्ड ने कहा कि उन्होंने वार्नर के पास अनुकूलन अधिकार रखने वाले शीर्षकों की सूची खोजकर फिल्म पर काम करने का फैसला किया और रैम्पेज को खोजने पर उन्हें आर्केड गेम खेलना याद आया। 25 जून 2015 में ड्वेन जॉनसन को न्यू लायन और निर्माता ब्यू फ्लिन के साथ फिर से टीम में शामिल करने के लिए तैयार किया गया था, जबकि स्टूडियो 2016 के मध्य में उत्पादन शुरू करने के लिए एक निर्देशक की तलाश कर रहा था। 10, 26, 25 पटकथा की खोज के दौरान लेखकों ने कई टेक पेश किए, जिसमें गेम के लिए एक वफादार भी शामिल था, जहां राक्षस उत्परिवर्तित मानव थे, इससे पहले कि निर्माता रयान एंगल द्वारा एक पर बस गए, जिसका उद्देश्य जॉज और जुरासिक पार्क जैसी राक्षस फिल्मों को एक प्रेम पत्र बनाना था, जिन्हें मैं देखकर बड़ा हुआ हूं, जबकि यह स्पष्ट करते हुए कि जानवर नायक नहीं थे। 25 जुलाई में ड्वेन जॉनसन को कास्ट करने के बाद ब्रैड पेटन निर्देशन और निर्माण के लिए चले गए। 27 जनवरी और जुलाई 2017 के बीच बाकी सहायक कलाकारों को इकट्ठा किया गया। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 अप्रैल 2017 को शिकागो, इलिनॉइस में शुरू हुई। 37, 38 फिल्म की शूटिंग अटलांटा, जॉर्जिया में भी हुई थी। मूल खेल के ईस्टर अंडे दिखाए गए, जैसे कि एनर्जीने के कार्यालयों में एक रैम्पेज आर्केड मशीन है। जॉर्ज एक व्यक्ति को खाता है जिसे वह एक इमारत से बाहर खींचता है जिसे उसने मुक्का मारा था, और क्लेयर को लाल पोशाक पहने हुए खाया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे आर्केड की शुरुआती स्क्रीन में दिखाई गई महिला। 25 दृश्य प्रभाव मुख्य रूप से वेटा डिजिटल द्वारा प्रदान किए गए थे। प्रभाव पर्यवेक्षक एरिक विंक्विस्ट और एक छोटे दल ने शिकागो लूप का एक मॉडल बनाने के लिए शिकागो की यात्रा की, जो कि चरमोत्कर्ष युद्ध में नष्ट हो जाएगा। निर्माण सामग्री और वास्तुकला शैलियों को सीखा। 3D स्कैनर के साथ 15,000 से अधिक तस्वीरें ली गईं, जबकि मोशन कैमरों ने शिकागो शहर को कवर किया। भवन विनाश के संदर्भ के रूप में कलाकारों ने 2001 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पतन और वेटा के गृहनगर वेलिंगटन में 2016 के कायकोरा भूकंप से प्रभावित इमारतों के विस्फोट दोनों का अध्ययन किया। वेटा के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक यह पता लगाना था कि राक्षसों का वजन और द्रव्यमान शहर के पर्यावरण और विनाश को कैसे प्रभावित करेगा। 39 विंक्विस्ट के अनुसार, चूंकि वेटा को किंग कांग और राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स और इसके सीक्वल डॉन और वॉर में एनिमेटेड एप्स बनाने का भरपूर अनुभव था, इसलिए स्टूडियो को 10 साल पहले की तुलना में बहुत कम समय में जॉर्ज बनाने में मदद मिली। मोशन कैप्चर कोच टेरी नोट्री ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से भी ब्रेक लिया, जिसे अटलांटा में भी फिल्माया गया था, ताकि जेसन लाइल्स को जॉर्ज के रूप में उनके प्रदर्शन में मदद मिल सके। दूसरी ओर, राल्फ और लिजी के लिए मोशन कैप्चर की कमी ने एनिमेटरों को इन राक्षसों को कैसे चित्रित किया जाए, इस बारे में खुलकर सोचने दिया, जैसे कि एक भेड़िया जिसके पास शाही की रीढ़ और पंख है। 40 हाइड्रोलक्स, स्केलाइन वीएफएक्स और यूपीपी जैसी अन्य वीएफएक्स कंपनियों ने फिल्म में योगदान दिया। पुरस्कार रैम्पेज को 3 टीन च्वाइस अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था, च्वाइस साइंस फाई मूवी श्रेणी में, और ड्वेन जॉनसन च्वाइस साइंस फाई मूवी अभिनेता और नाओमी हैरिस च्वाइस साइंस फाई मूवी अभिनेत्री के अभिनय प्रदर्शन के लिए। 63 निर्देशक ब्रैड पेटन से पूछा गया कि क्या फिल्म की शुरुआत में चूहा मूल गेम के अटारी लिंक स्पोर्ट्स से लैरी पर आधारित था। पेटन ने जवाब दिया, हमने उसका नाम लैरी नहीं रखा,
लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अगर कोई सीक्वल है तो मैं चूहे का नाम लैरी रखने जा रहा हूँ। 64 यह भी अनुमान लगाया गया था कि यह फिल्म द वॉकिंग डेड टेलीविजन सीरीज की प्रीक्वल होगी। 65 क्योंकि नेगन और हार्वे रसेल के बीच समानताएं हैं। दोनों की भूमिकाएं जेफरी डीन मॉर्गन ने निभाई हैं। 66 मुकदमे के आरोप। मार्च 2018 के अंत में वीडियो गेम के अपने मूवी रूपांतरणों के लिए प्रसिद्ध जर्मन निर्देशक उवे बोल ने स्टूडियो द्वारा फिल्म का शीर्षक नहीं बदलने पर वार्नर ब्रदर्स के खिलाफ मुकदमा दायर करने की धमकी दी। बोल, जिन्होंने एक असंबंधित रैम्पेज फिल्म त्रयी का निर्माण और निर्देशन किया था, जो बोल के राजनीतिक विचारों को साझा करने वाले एक क्रांतिकारी की हत्या के बारे में है, ने दावा किया कि वार्नर ब्रदर्स की फिल्म उनके ब्रांड और राजस्व को छोटा कर देगी, जिसका उपयोग वह अपनी रैम्पेज फिल्मों की भविष्य की किश्तों के लिए कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वार्नर ब्रदर्स की फिल्म दर्शकों को भ्रमित करती है और उन विशिष्ट फील गुड पॉपकॉर्न फिल्मों में से एक है। 67 संभावित अगली कड़ी। जुलाई 2017 में ड्वेन जॉनसन ने सीक्वल की संभावना पर चर्चा की और माइक मार्टेई को एक भूमिका की पेशकश की। 68 अप्रैल 2018 तक निर्देशक ब्रैड पेटन ने कहा कि वह संभावित सीक्वल के लिए निर्देशक के रूप में लौटने के लिए खुले हैं, जबकि उन्होंने पुष्टि की कि परियोजना की कहानी के लिए एक अवधारणा तैयार की गई है। 69 जॉनसन ने अपने निर्देशक के रूप में पीटन के साथ अपने बार के कामों का उल्लेख करते हुए कहा कि वह रचनात्मक दृष्टिकोण से फिल्म निर्माता के साथ काम करने का आनंद लेते हैं और भविष्य के सहयोग के लिए तत्पर हैं। 70 दिसंबर 2021 में हीराम गार्सिया ने पुष्टि की कि वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स एक सीक्वल चाहता है, जबकि 7 बक्स प्रोडक्शंस ने अन्य परियोजनाओं के पक्ष में विकास में देरी की। 71 यह भी देखें वीडियो गेम पर आधारित फिल्मों की सूची। अंतरिक्ष स्टेशनों पर आधारित फिल्मों की सूची। संगीत। मुख्य लेख रैम्पेज। साउंड ट्रैक। संगीत एंड्रयू लॉकिंगटन द्वारा रचित था। यह फिल्म लॉकिंगटन के निर्देशक ब्रैड पेटन के साथ चौथे सहयोग को चिह्नित करती है। किड क्यूडी द्वारा द रेज शीर्षक से एक विशेष ट्रैक भी जारी किया गया था, जो फिल्म के अंतिम क्रेडिट में बजता है। साउंड ट्रैक को वाटर टॉवर म्यूजिक द्वारा 13 अप्रैल 2018 को डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था। विपणन। प्रचार के हिस्से के रूप में 3 नए गेम उपलब्ध कराए गए। एक ब्राउज़र गेम है जिसे रैम्पेज सिटी स्मैश कहा जाता है। दूसरा आर्केड बीट एम अप, जो एक रिडेम्पशन गेम के रूप में अधिक खेलता है, डेव एंड बस्टर पर उपलब्ध कराया गया था, और एक मुफ्त वीआर गेम जिसे प्रोजेक्ट रैम्पेज वीआर कहा जाता है। 42 मुक्त करना। थिएट्रिकल। रैम्पेज को 13 अप्रैल 2018 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। शुरुआत में इसे एक हफ्ते बाद 20 अप्रैल को रिलीज के लिए सेट किया गया था। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने भी अपनी रिलीज को एक हफ्ते आगे बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दिया था, ताकि रैम्पेज को 2 हफ्ते का कुशन मिल सके। 43-44 संयोग से यह फिल्म पैसिफिक रिम अपराइजिंग के 3 हफ्ते बाद रिलीज हुई, जो एक और अमेरिकी काइजू फिल्म थी। होम मीडिया। रैम्पेज को 26 जून 2018 को डिजिटल HD पर और 17 जुलाई 2018 को 4K UHD, ब्लूरे 3D, ब्लूरे और DVD पर रिलीज किया गया। 45-46 आज तक रैम्पेज ने उत्तरी अमेरिका में $28.7 मिलियन मूल्य की DVD और ब्लूरे बेची हैं। 47 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। रैम्पेज ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $101 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $327 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $428 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका उत्पादन बजट $120 मिलियन था। 6 इसके अलावा मार्केटिंग बजट के लिए $140 मिलियन का अतिरिक्त खर्च हुआ। 48 डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि सभी राजस्व धाराओं को ध्यान में रखते हुए फिल्म के रिलीज होने के 2 साल बाद भी टूटने की संभावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रैम्पेज को ट्रूथ या डेयर और सार्जेंट स्टब्बी एन अमेरिकन हीरो के उद्घाटन के साथ साथ आइल ऑफ डॉग्स के व्यापक विस्तार के साथ रिलीज किया गया था, और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 3,950 सिनेमाघरों से 35-40 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। 4
फिल्म ने अपने पहले दिन $11.5 मिलियन, गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $2.4 मिलियन सहित शनिवार को $13.9 मिलियन और सप्ताहांत में कुल $35.7 मिलियन कमाए और बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रही। जॉनसन अभिनीत कई फिल्मों की तरह दर्शकों की जनसांख्यिकी विविध थी, जिसमें 43% कोकेशियान, 21% हिस्पैनिक, 19% अफ्रीकी अमेरिकी और 14% एशियाई थे। 48-49 अपने तीसरे सप्ताहांत में फिल्म 64% गिरकर $7.1 मिलियन पर आ गई और चौथे स्थान पर रही। 50 अपने चौथे सप्ताहांत में यह 35% गिर गई और $4.6 मिलियन की कमाई करके 5वें स्थान पर रही। 51 अपने 5वें सप्ताहांत में यह सिर्फ 27% गिर गई और $3.3 मिलियन की कमाई करके 7वें स्थान पर रही। ऊषा आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर 284 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 51% की स्वीकृति रेटिंग और 5.3 की औसत रेटिंग मिली है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, रैम्पेज अपने स्रोत सामग्री जितनी मजेदार नहीं है, लेकिन फिल्म का सरासर बटमैशिंग परित्याग दर्शकों को एक दिमागहीन ब्लॉकबस्टर के मूड में संतुष्ट कर सकता है। 53 यह अगले वर्ष पोकेमॉन डिटेक्टिव पिकाचू की रिलीज तक साइट के इतिहास में सबसे अच्छी समीक्षा वाली लाइव एक्शन वीडियो गेम फिल्म बन गई। 54-55 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 46 आलोचकों के आधार पर 100 में से 45 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 56 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्ट ट्रैक ने बताया कि वयस्क और बच्चों के फिल्म दर्शकों ने इसे क्रमशः 90% और 86% के समग्र सकारात्मक स्कोर दिए। 58 वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने फिल्म को मध्यम रूप से सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा, हालांकि यह व्युत्पन्न हो सकता है, रैम्पेज अपने दर्शकों को जानता है, अर्थात ट्रांसफॉर्मर के प्रशंसक और 9/11 के बाद पैदा हुए बच्चे जिनके लिए गिरती गगनचुंबी इमारतों के विस्तृत रूप से ऑर्केस्ट्रेटेड दृश्य वास्तविक दुनिया के आघात की गंध नहीं लेते हैं। निर्देशक पेटन के पास कलात्मक दृष्टि की कमी है, लेकिन वह इस तरह के सीजी घन उत्पादन को संभालने की अपनी क्षमता से क्षतिपूर्ति करते हैं। 57 रोजरबर्ट.com के ब्रायन टेलेरिको ने फिल्म को 2.54 स्टार दिए और लिखा कि जब जॉनसन उस मूवी एक्शन स्टार की बात कर रहे हैं जो वह बहुत अच्छी तरह से करते हैं और विशालकाय जानवर बहुत बड़े बड़े। 58 मीर फैंटास्टिकी समीक्षा ने फिल्म को 7/10 दिया, यह दावा करते हुए कि यह एक बेवकूफ़ फिल्म है, लेकिन यह जो होना चाहिए उसमें अच्छी है और उससे अधिक कुछ भी नहीं होने के बारे में ईमानदार है। शिकागो ट्रिब्यून के माइकल फिलिप्स ने फिल्म को 4 में से 1.5 स्टार दिए, समीक्षा करते हुए, रैम्पेज एक बोझ है। इस दौरान 3 बार एने अधीरता से रेखांकित करते हुए नो फन वाक्यांश लिखा। 60 द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए एक लेख में निक एलन ने फिल्म के विनाशकारी लहजे के बारे में लिखा, जिसमें कहा गया कि रैम्पेज आर्केड कैबिनेट के अपने खलनायकों के मुख्यालय में लगातार दिखाई देने के बावजूद निर्देशक ब्रैड पेटन का लाइव एक्शन रूपांतरण एक मेगाबजट बी फिल्म के लिए भी भावनात्मक रूप से बहुत अधिक चिकना और मतलबी लगता है। 61 एम्पायर ने इसे जॉनसन की सर्वोत्कृष्ट परियोजना के रूप में वर्णित किया, यह एक फिल्म के लिए एक भयानक आधार की तरह लगता है, और यह कुछ हद तक है, लेकिन यह बहुत मज़ेदार भी है। एम्पायर ने नोट किया कि यह फिल्म उतनी मज़ेदार नहीं है जितनी दर्शक उम्मीद कर सकते हैं, और निष्कर्ष निकाला कि रैम्पेज एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण मज़ा है, लेकिन उतना बड़ा, मूर्खतापूर्ण और मज़ेदार नहीं है जितना हो सकता था। ब्रैड पेटन, जन्म 27 मई 1978, एक कनाडाई फिल्म निर्माता हैं, जिन्हें ड्वेन जॉनसन अभिनीत फिल्मों जर्नी 2, द मिस्टीरियस आइलैंड 2012, सैन एंड्रियास 2015 और रैम्पेज 2018 के साथ साथ नेटफ्लिक्स सीरीज डेब्रेक 2019 के निर्देशन के लिए जाना जाता है। जीवन और कैरियर। पीटन का जन्म कनाडा के न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर के गैंडर में हुआ था। उन्होंने कनाडाई फिल्म सेंटर से स्नातक किया। उन्हें पहली बार एवलिन द क्यूटेस्ट एविल डेड गर्ल 2002 नामक एक लघु फिल्म और गॉथिक कॉमेडी से प्रसिद्धि मिली। फिल्म को शुरू में पीटन के सहपाठियों को दिखाया गया,
जिन्होंने स्वीकृति में ताली बजाई। इस प्रकार फिल्म निर्माता जेरेमी पोदेस्वा ने सुझाव दिया कि पीटन को न्यूयॉर्क में फिल्म उद्योग के एक वकील को भी फिल्म दिखानी चाहिए। इससे फिल्म को फिल्म निर्माण के अभिजात वर्ग के बीच वितरित किया जा सका। एवलिन 2002 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने असली क्लेमेशन टेलीविजन सीरीज व्हाट इट्स लाइक बीइंग अलोन का निर्माण किया, जिसे 2006 में एक सीजन के लिए कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा चुना गया था। 2. कथित तौर पर पीटन के गुरुओं में से एक अमेरिकी अभिनेता टॉम हैंक्स थे। अलोन के बाद 2010 में पीटन ने कैट्स एंड डॉग्स द रिवेंज ऑफ किट्टी गैलोर का निर्देशन किया। 2012 में उन्होंने जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के सफल सीक्वल का निर्देशन किया, जिसका शीर्षक जर्नी 2 द मिस्टीरियस आइलैंड था। 3. जिसमें ड्वेन जॉनसन ने अभिनय किया और $325.9 मिलियन की कमाई की। 2015 में पीटन ने आपदा फिल्म सैन एंड्रियास का निर्देशन किया, जिसमें जॉनसन भी थे। 4. और हॉरर फिल्म इनकार्नेट। पीटन ने ड्वेन जॉनसन अभिनीत फीचर फिल्म रूपांतरण रैम्पेज 2018 का निर्देशन किया, जो उनके तीसरे सहयोग को चिह्नित करता है। जून 2016 में यह पुष्टि की गई कि उन्होंने जेम्स वान द्वारा निर्मित मैलिग्नेंट मैन के फीचर फिल्म रूपांतरण को निर्देशित करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 5, 6, 7, 10 फरवरी 2017 को यह बताया गया कि पीटन आगामी आपदा फिल्म ब्लैक होल का निर्देशन, लेखन और निर्माण करेंगे, जिसका निर्माण 2018 की शुरुआत में शुरू होगा। 8 मार्च 2017 में यह बताया गया कि पीटन वीडियो गेम श्रृंखला जस्ट कॉज के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे, जिसमें जेसन मोमोआ अभिनय करने वाले हैं। 9 जुलाई 2018 में यह घोषणा की गई कि पीटन को नेटफ्लिक्स पोस्ट एपोकैलिक कॉमेडी सीरीज डेब्रेक के कार्यकारी निर्माता, लेखक, निर्देशक और सहनिर्माता के रूप में श्रेय दिया गया। 10 श्रृंखला का प्रीमियर 24 अक्टूबर 2019 को हुआ। फिल्मोग्राफी। लघु फिल्म। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक। 2001 टेढ़ा नहीं, भरा हुआ हाहा, खेतों से परे हा नहीं। 2002 एवलिन, सबसे प्यारी दुष्ट मृत लड़की हाहा। 2004 खराब किस्मत हाहा, दुर्भाग्य की कहानी हाहा। फीचर फिल्म। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, निर्माता। 2009 चूसना नहीं, कार्यकारिणी। 2010 बिल्लियाँ और कुत्ते, ढेर सारी किटी का बदला हा नहीं। 2012 यात्रा 2 रहस्यमय द्वीप हा नहीं। 2015 सैन एंड्रियास हा नहीं। 2016 अवतार हा, कार्यकारिणी। 2018 हिंसात्मक आचरण हाहा। 2021 प्यारी लड़की नहीं हा। 2024 एटलस हाहा। टेलीविजन। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, कार्यकारी, निर्माता, लेखक, निर्माता, नोट्स। 2006 अकेले रहना कैसा होता है, नहीं हा नहीं हा। 2013 डोएले गणराज्य हा नहीं 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 4 एपिसोड। 2014至2015 डायमेंशन पैंट्स नहीं हा हा हा। 2015 समुद्री डाकू का मार्ग नहीं नहीं हा नहीं टीवी फिल्म, निर्माता भी। 2016 से 2018 सीमांत हा हा नहीं नहीं। 2019 भोर हा 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 हा। 2020 एल्बिडो हा हा नहीं नहीं लघु श्रृंखला। पुरस्कार और नामांकन। वर्ष, शीर्षक, पुरस्कार, नामांकन। 2002 एवलिन, सबसे प्यारी दुष्ट मृत लड़की नामांकित, शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए। नामांकित, जिनी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु ड्रामा के लिए। 2017 सीमांत नामांकित, नाटकीय श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए कनाडाई स्क्रीन पुरस्कार। बेट्स मोटल 2013 से 2017। QS&A सीरीज बेट्स मोटल के केरी एहरिन के साथ निर्माता, लेखक, शोरनर और कार्यकारी निर्माता थे, जिसका प्रीमियर 18 मार्च 2013 को A&D नेटवर्क पर हुआ था। 36 इस श्रृंखला को 1960 की फिल्म साइको के समकालीन प्रीक्वल के रूप में वर्णित किया गया था और हिचकॉक फिल्म में चित्रित घटनाओं से पहले नॉर्मन बेट्स के प्रारंभिक वर्षों और उनकी मां नोर्मा के साथ उनके संबंधों का अनुसरण करता है। पहले सीजन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें वेरा फार्मिगा, नोर्मा बेट्स को 2013 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्ट्रेस के लिए प्राइमटाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 37 श्रृंखला ने क्यूस और एहरिन की मूल योजना का पालन किया, जिसमें कुल 50 एपिसोड के लिए 10 एपिसोड के 5 सीजन चलने थे। 38 सीजन 4 में बेट्स मोटल का एक एपिसोड, जिसका शीर्षक फॉरएवर है,
जिसे क्यूस ने केरी एहरिंग के साथ मिलकर लिखा था, ने द न्यूयॉर्क टाइम्स की यादगार 2016 टीवी एपिसोड की सूची और द हॉलीवुड रिपोर्टर की सर्वश्रेष्ठ 2016 टीवी एपिसोड की सूची में जगह बनाई। 39-40 अपने अंतिम सीजन के लिए, बेट्स मोटल ने पसंदीदा केबल ड्रामा के लिए 2017 पीपुल्स चॉइस अवार्ड और फ्रेडी हाई मोर और वेरा फार्मिगा के लिए पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। 41 पांचवें और अंतिम सीजन में क्यूस खुद एक हाईवे पेट्रोल अधिकारी की भूमिका में R&B सुपरस्टार रिहाना के साथ एक कैमियो भूमिका में दिखाई दिए। 42-43 द स्ट्रेन 2014 से 2017 क्यूस द स्ट्रेन के शोरनर, कार्यकारी निर्माता, डेवलपर और लेखक थे, जो सहलेखक गिलर्मो डेल टोरो और चक होगन द्वारा पिशाच उपन्यास त्रयी पर आधारित एक एफएक्स ड्रामा सीरीज है। डेल टोरो ने पायलट एपिसोड का सहलेखन और निर्देशन किया। द स्ट्रेन का प्रीमियर 13 जुलाई 2014 को हुआ। 46 क्यूस ने द स्ट्रेन के तीसरे सीजन के समापन के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। क्यूस और डेल टोरो ने अपनी मर्जी से चौथे सीजन के बाद सीरीज को समाप्त करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि कहानी को अपनी शर्तों पर समाप्त करने का यह सही समय है। जब हमने इसे बेचा तो हमेशा से ही शो के 3 सीजन करने का विचार था। सीजन 4 में जाने पर हमें वास्तव में ऐसा लगा कि हमें कहानी कहने की गति को बढ़ाने और कहानी को खत्म करने की जरूरत है। चौथे और अंतिम सीजन को रॉटन टोमाटोज पर 100% रेटिंग मिली है। संपादकों ने निष्कर्ष निकाला, द स्ट्रेन एक शानदार सीजन के साथ एक शानदार नोट पर समाप्त होता है, जो दर्शकों को सीरीज के शुरुआती हिस्से की याद दिलाएगा। 47 कोलाइडर ने सहमति जताते हुए लिखा, द स्ट्रेन एक प्रेरक नाटक और विश्व निर्माण प्रदान करता है। अंतिम सीजन में प्रतिभाशाली कलाकार, भव्य प्रभाव और विलक्षण सिनेमेटोग्राफिक सौंदर्यबोध का मिलान बोल्ड कथात्मक चालों और संतोषजनक चरित्र बीट से होता है। 48 द रिटर्न्ड 20 क्यूस द रिटर्न्ड के शोरनर, सह-डेवलपर, लेखक और कार्यकारी निर्माता थे, जो लोकप्रिय और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार विजेता फ्रेंच सस्पेंस सीरीज लेस रेवेनेंट्स पर आधारित है, जिसे फैब्रिस गोबर्ट द्वारा रूपांतरित किया गया था और यह रॉबिन कैम्पिलो द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म वे केम बैक से प्रेरित थी। रैले टकर ने शोरनर और कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। 10 एपिसोड का पहला सीजन 9 मार्च 2015 को प्रीमियर हुआ। 49-50 श्रृंखला एक छोटे से शहर पर केंद्रित है, जो कई स्थानीय लोगों द्वारा अचानक प्रकट होने पर उल्टा हो जाता है, जिन्हें लंबे समय से मृत मान लिया गया है। द रिटर्न का सहनिर्माण A+E स्टूडियोज और फ्रेमेंटल मीडिया नॉर्थ अमेरिका ने फ्रेंच सीरीज के निर्माता हाउट 8 कोर्ट टीवी SAS के साथ मिलकर किया। कॉलोनी 2016 से 2018 क्यूस और रयान कोंडल ने USA नेटवर्क के लिए कॉलोनी के निर्माता, शोरर्स और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जो लीजेंडरी टेलीविजन और यूनिवर्सल केबल प्रोड्स के बीच सहनिर्माण था। कॉलोनी एक रहस्यमय, विदेशी कब्जे के बाद लॉस एंजल्स में जीवन के बारे में एक पारिवारिक नाटक थ्रिलर है और बढ़ते प्रतिरोध आंदोलन को कुचलने के लिए प्रॉक्सी सरकार के प्रयास हैं। अकादमी पुरस्कार विजेता अर्जेंटीना के निर्देशक जुआन जोस कैम्पानेला ने पायलट का निर्देशन किया। कॉलोनी में जोश होलोवे और सारा वेन कैलीज हैं। 51 कॉलोनी के 10 एपिसोड वाले पहले सीजन का प्रीमियर 14 जनवरी 2016 को हुआ था। 52 4 फरवरी 2016 को USA नेटवर्क ने 13 एपिसोड का आदेश देते हुए कॉलोनी को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया। 53 4 अप्रैल 2017 को कॉलोनी को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जो रद्द होने के कारण अंतिम बन गया। उत्पादन लॉस एंजल्स से वैंकूवर में स्थानांतरित हो गया। 55-56 कुल मिलाकर कॉलोनी ने अपने 3 सीजन के लिए रॉटन टोमाटोज पर 92% की कमाई की। 57 टॉम क्लैंसी की जैक रयान 2018 से 2023 क्यूस और लेखक ग्राहम रोलैंड ने 1980 के दशक में उपन्यासकार टॉम क्लैंसी द्वारा बनाए गए CIA विश्लेषक चरित्र जैक रयान पर आधारित एक टीवी श्रृंखला बनाई। क्यूस ने श्रृंखला के पहले 2 सीजन के लिए शोनर के रूप में काम किया। यह शो एक मूल कहानी थी जो क्लैंसी के किसी भी काम को अनुकूलित करने के बजाय उधार ली गई थी। 58 श्रृंखला में जॉन क्रोसिंस्की ने रयान की भूमिका निभाई है,
एक उभरता हुआ CIA विश्लेषक जो आतंकवादी संचार में एक पैटर्न को उजागर करता है जो उसे आतंकवाद की एक नई नस्ल के साथ एक खतरनाक चाल के केंद्र में ले जाता है जो वैश्विक स्तर पर विनाश की धमकी देता है। 59 अमेज़न वीडियो ने श्रृंखला को 8 एपिसोड सीधे सीरीज ऑर्डर दिया। क्यूस ने रोलैंड के साथ मिलकर पहले सीजन के 8 एपिसोड में से 5 लिखे और 1 का निर्देशन किया। उन्होंने दूसरे सीजन में 3 एपिसोड का सहलेखन किया। 61 नीलसन के अनुसार दूसरे सीजन तक जैक रयान अमेज़न प्राइम वीडियो पर अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज थी। मार्च 2019 में क्यूस ने घोषणा की कि वह दूसरे सीजन के बाद जैक रयान के रोजाना के शो रनर के कर्तव्यों से पीछे हट रहे हैं ताकि अन्य परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। वह एक कार्यकारी निर्माता के रूप में जैक रयान में शामिल रहेंगे। तीसरे सीजन से पहले अमेज़न ने चौथे सीजन के लिए सीरीज का नवीनीकरण किया जिसका प्रीमियर 29 जून 2023 को हुआ और 14 जुलाई को समाप्त हुआ। मार्शल लॉ 1998 नैश ब्रिजेस की सफलता ने क्यूस को 20वीं सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन के साथ एक समग्र समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। 21 क्यूस ने CBS श्रृंखला मार्शल लॉ का निर्माण और कार्यकारी निर्माण किया जिसमें आर्सेनियो हॉल और सैमो हंग काम्बो ने अभिनय किया जो मार्शल आर्ट के दिग्गज जैकी चैन के सबसे करीबी दोस्तों और सहयोगियों में से एक है। क्यूस ने हांगकांग के सिनेमा की दुनिया को अमेरिकी टेलीविजन के लिए एक शंघाई पुलिस वाले की कहानी में रूपांतरित किया जो एक एक्सचेंज प्रोग्राम पर LAPD में आता है। हांगकांग के 8 शीर्ष चीनी स्टंटमैन और समन्वयकों की एक टीम को काम पर रखा गया था। स्टेनली टोंग, जिन्होंने जैकी चैन की कई सबसे बड़ी हांगकांग फिल्मों का निर्देशन किया था, ने पायलट का निर्देशन किया। क्यूस ने हांगकांग के फिल्म स्टार सैमो हंग को कास्ट किया। अपने कार्यभार को प्रबंधनीय स्तर तक कम करने के लिए क्यूस ने मार्शल लॉ के दूसरे सीजन से पीछे हटकर विशेष रूप से नैश ब्रिजेस पर ध्यान केंद्रित किया। खोया 2004 से 2010 2007 सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में क्यूस डेमन लिंडेलोफ के साथ लॉस्ट में एक कार्यकारी निर्माता और संयुक्त शोरूनर थे। उनकी मुलाकात नैश ब्रिजेस के 6ठे सीजन के दौरान हुई थी। क्यूस ने लिंडेलोफ को काम पर रखा और उन्हें एक टेलीविजन सीरीज में अपना पहला स्टाफ राइटर का काम दिया। कुछ साल बाद लिंडेलोफ और जे अब्राम्स ने लॉस्ट के लिए पायलट लिखा। शूटिंग के तुरंत बाद अब्राम्स ने टॉम क्रूज के साथ मिशन इम्पॉसिबल 3 करने के लिए शो छोड़ दिया। लिंडेलोफ को शोरूनर के रूप में कोई अनुभव नहीं था और उन्होंने शोरूनिंग सलाह के लिए क्यूस को बुलाया। सामग्री में क्यूस की रुचि और यह दृढ़ विश्वास कि वह लॉस्ट को एक लंबे समय तक चलने वाली श्रृंखला में बदल सकता है, ने उसे शोरूनर के रूप में काम करने के लिए कहीं और एक आकर्षक स्टूडियो डील से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। क्यूस लिंडेलोफ की साझेदारी बहुत ही उत्पादक थी। उन्होंने लगभग 1/3 एपिसोड एक साथ लिखे, साथ ही साथ सीरीज को एक साथ चलाया। सीरीज पर सभी रचनात्मक कार्यों की देखरेख की, जिसमें कहानी निर्माण, पुनर्लेखन, कास्टिंग, उत्पादन, संपादन, संगीत और मार्केटिंग शामिल है। द रिंगर ने क्यूस और लिंडेलोफ द्वारा लिखे गए लॉस्ट एपिसोड द कांस्टेंट को सदी के शीर्ष टीवी एपिसोड के रूप में स्थान दिया। जबकि यह शो विमान दुर्घटना में जीवित बचे लोगों के एक समूह के बारे में है जो सभ्यता में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। क्यूस और लिंडेलोफ ने कहा कि यह शो विषयगत रूप से उन लोगों के बारे में था जो अपने जीवन में रूपकात्मक रूप से खो गए हैं और खुद को फिर से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्यूस ने कहा कि लॉस्ट ने दिखाया कि नेटवर्क टीवी पर जानबूझकर अस्पष्टता के साथ एक अत्यधिक जटिल, धारावाहिक कथा बताना संभव था, जिससे दर्शकों को कथा के अर्थ और इरादों पर बहस करने और चर्चा करने के लिए जगह मिलती है और फिर भी एक बड़ा दर्शक वर्ग मिलता है। 24 लॉस्ट को नियमित रूप से आलोचकों द्वारा सभी समय की सबसे महान टेलीविजन श्रृंखलाओं में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। 25, 26, 27 पहले सीजन में ABC पर प्रति एपिसोड औसतन 16 मिलियन दर्शक थे। 28 अपने छठे और अंतिम सीजन के दौरान शो ने प्रति एपिसोड 11 मिलियन से अधिक US दर्शकों का औसत बनाया। लॉस्ट अपने पूरे दौर में सैकड़ों उद्योग पुरस्कार नामांकनों का प्राप्तकर्ता था और इनमें से कई पुरस्कार जीते, जिनमें 2005 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज के लिए एमी अवार्ड
29, 2005 में ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी आयात, 2006 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट कलाकारों की टुकड़ी के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड शामिल हैं। लॉस्ट पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसमें आधिकारिक टीवी पॉडकास्ट था, जिसमें शो रनर साप्ताहिक रूप से एपिसोडिक विवरण को तोड़ते थे। लिंडेलोफ और क्यूस ने शो रनर के मशहूर हस्तियों बनने की प्रवृत्ति शुरू करने में मदद की, जो अक्सर टीवी सीरीज में अभिनेताओं की तरह ही प्रमुख होते हैं। क्यूस का कहना है कि वह अन्य मीडिया का उपयोग उन कहानियों को बताने के लिए करना चाहते थे जो कभी नेटवर्क शो में नहीं आ पाती। क्यूस और लिंडेलोफ ने पहला वैकल्पिक वास्तविकता गेम ARG बनाया, जो एक नेटवर्क टीवी शो में एक कथा के रूप में जुड़ा हुआ था। क्यूस का मानना है कि इस ARG ने इंटरनेट और टीवी शो को एकीकृत करने के तरीके को फिर से परिभाषित किया और टीवी शो को कैसे विपणन किया जा सकता है, इस बारे में नई जमीन तोड़ी। 31, लॉस्ट मोबाइल फोन के लिए मूल सामग्री बनाने वाला पहला टीवी नेटवर्क सीरीज शो भी था। 3, उनके आखिरी ARG धर्मा वांडसयू ने 2009 में इंटरैक्टिव मीडिया में क्रिएटिव अचीवमेंट के लिए एमी जीता। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने लॉस्ट को 101 सर्वश्रेष्ठ लिखित टीवी सीरीज में से एक बताते हुए शो का वर्णन इस प्रकार किया है: विविध शैलियों का मिश्रण जो नशे की लत के प्रभाव के लिए मिश्रित है, जो इस विचार को आगे बढ़ाता है कि आप टेलीविजन में कितनी कथात्मक जमीन को कवर कर सकते हैं। सरल संरचना ने नाटक और रूपक दोनों के रूप में काम किया। पात्रों का भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक मानचित्रण शो के अधिक मायावी मानचित्र के साथ संवाद करता है, जो कि द्वीप से बाहर निकलने वाले लोगों को ले जाएगा। मई 2023 में क्यूस और लिंडेलोफ पर लॉस्ट पर अपने कार्यकाल के दौरान कई कलाकारों और लेखकों द्वारा विषाक्त कार्यस्थल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। लिंडेलोफ ने संस्कृति बनाने की जिम्मेदारी स्वीकार की और इस समय अवधि के दौरान अपनी व्यक्तिगत विफलताओं का हवाला देते हुए माफी मांगी। 35 लोके एंड की 2020 से 2022। क्यूस, जो हिल की कॉमिक बुक सीरीज के रूपांतरण लॉक एंड की के शोरनर, कार्यकारी निर्माता, डेवलपर और लेखक थे। क्यूस की शैली कला उत्पादन कंपनी और IDW एंटरटेनमेंट ने श्रृंखला का निर्माण किया। श्रृंखला हिल द्वारा बनाई गई थी और क्यूस, एरन एली कोलाइट और मेरेडिथ एवरिल द्वारा विकसित की गई थी। लॉक एंड की एक हॉरर फंतासी श्रृंखला थी जो 3 भाई बहनों के इर्दगिर्द घूमती है, जो अपने पिता की भीषण हत्या के बाद मैसाचुसेट्स में अपने पैतृक घर में जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि घर में जादुई चाबियां हैं जो उन्हें शक्तियों और क्षमताओं की एक विशाल श्रृंखला प्रदान करती हैं। उन्हें पता नहीं है कि एक कुटिल दानव भी चाबियां चाहता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेगा। 65 नेटफ्लिक्स ने लॉक एंड की को उठाया। मार्च 2018 में हुलू के पारित होने के बाद 10 एपिसोड के ऑर्डर के लिए प्रतिबद्ध। नेटफ्लिक्स के लिए क्यूस ने शो को फिर से विकसित और पुनर्निर्मित किया और किसी मौजूदा हुलू पायलट का उपयोग नहीं किया। यह शो 7 फरवरी 2020 को नेटफ्लिक्स पर शुरू हुआ। 66 लॉक एंड की 16 और 23 फरवरी 2020 को समाप्त होने वाले हफ्तों के लिए टीवी टाइम चार्ट पर टॉप बिंज शो था। 67 इसके अलावा फोर्ब्स ने बताया कि लॉक एंड की 2020 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नेटफ्लिक्स मूल और सीमित श्रृंखला की सूची में दूसरे नंबर पर था। 69 लॉक एंड की को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। उत्पादन 21 सितंबर 2020 को टोरंटो में शुरू हुआ। 70 71 72 19 जनवरी 2021 को नेटफ्लिक्स के CEO टेड सारंडोस ने त्रैमासिक निवेशक कॉल पर घोषणा की कि लॉक एंड की गूगल सर्च मैट्रिक्स के आधार पर 2020 के लिए दुनिया भर में शीर्ष 10 शो था। 73 सीजन 2 का प्रीमियर 22 अक्टूबर 2021 को हुआ। सीजन 2 के लॉन्च के साथ लॉक एंड की तुरंत नेटफ्लिक्स पर सबसे लोकप्रिय शीर्षकों में वापस आ गया। अपनी शुरुआत के तुरंत बाद सीरीज नेटफ्लिक्स की शीर्ष 10 टीवी शो सूची में नंबर 3 स्थान पर थी और साथ ही फिल्मों और सीरीज की शीर्ष 10 समग्र सूची में भी थी। सीजन 2 ने 86% स्कोर के साथ प्रमाणित रॉटन टोमाटोज आलोचकों से सीजन 1 की 76% रेटिंग को पीछे छोड़ दिया। 74 रिलीज के एक महीने बाद लॉक एंड की 1.07 बिलियन के साथ नेटफ्लिक्स पर मिनटों के हिसाब से नंबर 2 सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो था। 75 मेमोरियल में 5 दिन 2022
क्यूस और जॉन रिडले ने मिलकर 5 Days 8 मेमोरियल के सभी 8 एपिसोड लिखे। क्यूस और रिडले ने संयुक्त रूप से 8 घंटे की सीमित श्रृंखला के शोरनर के रूप में काम किया। 2 एपिसोड क्यूस द्वारा निर्देशित किए गए थे, 3 रिडले द्वारा निर्देशित किए गए थे और 3 वेंडी स्टैनजलर द्वारा निर्देशित किए गए थे। यह न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार शेरी फिंक की 2013 की किताब 5 Days 8 मेमोरियल लाइफ एंड डेथ इन ए स्टॉर्म रेवेज्ड हॉस्पिटल पर आधारित है। टाइम्स और प्रोपब्लिका के लिए उनकी मूल रिपोर्टिंग, जिसमें तूफान कैटरीना के शहर में आने के बाद न्यू ऑरलियंस के एक अस्पताल को हुई कठिनाइयों का चित्रण किया गया था, के लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस श्रृंखला में वेरा फार्मिगा ने डॉ. अन्ना पो और चेरी जोन्स ने सुसान मुल्डरिक की भूमिका निभाई है। आलोचनात्मक स्वागत सकारात्मक था। द गार्जियन ने यह कहा, यह लगभग पूरी तरह से मेमोरियल अस्पताल के बढ़ते दुर्गंधयुक्त और निराशाजनक दायरे में सेट है, जिसमें पहले 5 एपिसोड में से प्रत्येक 2005 में 5 भाग्यशाली दिनों में से एक को समर्पित है, जो तूफान कैटरीना के आने के बाद सामने आया। यह पूरी तरह से क्रूर और पूरी तरह से सम्मोहक है। हर प्रदर्शन, विशेष रूप से डॉ. अन्ना पो के रूप में वेरा फार्मिगा, नर्स डायने रोबिचॉक्स के रूप में जूली एन एमरी और बेटी के रूप में रेवेन दौड़ा, जिसे अंततः अपनी मरती हुई मां को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, चुपचाप शानदार है। 77 राहेल सिमे ने द न्यू यॉर्कर में लिखा, यदि आपके पास प्रणालीगत विफलता और अस्पष्ट चिकित्सा नैतिकता की दुस्वप्नपूर्ण कहानी को खोदने का साहस है, तो आपको वास्तव में उत्कृष्ट प्रदर्शन से पुरस्कृत किया जाएगा। आप दुख और क्रोध से भी भर जाएंगे। 78 हॉलीवुड लाइफ के 2022 के सर्वश्रेष्ठ शो में उन्होंने लिखा, 5 Days 8 मेमोरियल न केवल 2022 के सर्वश्रेष्ठ शो में से एक था, बल्कि यह लंबे समय में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में से एक है। 79 पल्स 2024 29 फरवरी 2024 को घोषणा की गई कि क्यूस नेटफ्लिक्स की पहली मेडिकल प्रक्रियात्मक ड्रामा सीरीज पल्स के शो रनर और कार्यकारी निर्माता होंगे। जो रॉबिन ने पायलट लिखा। पल्स के लिए हरी झंडी तब मिली जब क्यूस और रॉबिन ने 2023 में लेखकों के कमरे की देखरेख की और स्क्रिप्ट के विकास का मार्गदर्शन किया। यह धारावाहिक मियामी के सबसे व्यस्ततम लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर के कर्मचारियों के जीवन की पड़ताल करता है, जो चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों से निपटते हैं, और यह युवा आपातकालीन कक्ष चिकित्सक डैनी सिम्स की कहानी है, जिसे उसके अपने उत्तेजक रोमांटिक रिश्ते के कारण अप्रत्याशित रूप से चीफ रेजिडेंट के पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है। शो में विला फिट्जगेराल्ड, कॉलिन वुडेल, जस्टिना मचाडो, जैक बैनन, जेसी अशर, चेल्सी मुइरहेड, डेनियला नीवेस और जेसी येट्स मुख्य भूमिका में हैं। मार्च 2024 में उत्पादन शुरू हुआ। आर्थर कार्लटन क्यूस, जन्म 22 मार्च 1959, एक अमेरिकी पटकथा लेखक, शोरनर, निर्माता और निर्देशक हैं, जो अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला लॉस्ट के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें 2010 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम सूची में शामिल किया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। आर्थर कार्लटन क्यूस का जन्म 22 मार्च 1959 को मेक्सिको सिटी, मेक्सिको में हुआ था। उनके पिता मेक्सिको में क्यूस के दादा के लिए काम कर रहे थे, जिनका मशीन टूल निर्माण का व्यवसाय था। 3, 4, 5 क्यूस के दादा बाल्टिक जर्मन विरासत के लातवियाई थे। 6, 7 मेक्सिको सिटी में कुछ साल रहने के बाद उनके माता पिता बोस्टन, मैसाचुसेट्स चले गए। कुछ साल बाद उनके पिता ने टस्टिन, कैलिफोर्निया में नौकरी स्वीकार कर ली, जहां क्यूस ने ऑरेंज में एल डोराडो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की। क्यूस का पालन पोषण एक रोमन कैथोलिक के रूप में हुआ। 8 वे वर्मोंट के पुटनी स्कूल में बोर्डिंग स्कूल गए। स्कूल एक कामकाजी डेयरी फार्म पर था और कला, संगीत और बाहरी शिक्षा पर जोर देता था। क्यूस ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1981 की कक्षा में भाग लिया और टेड वॉशबर्न द्वारा रोइंग टीम के लिए फ्रेशमैन पंजीकरण में भर्ती किया गया। उनके शब्दों में, वे एक कट्टर एथलीट बन गए। क्यूस की मूल योजना मेडिकल स्कूल में जाने की थी, लेकिन उन्होंने अमेरिकी इतिहास में प्रमुखता हासिल की। 9 हार्वर्ड में अपने जूनियर वर्ष के दौरान क्यूस ने पैरामाउंट फिल्म एयरप्लेन के निर्माताओं के लिए एक टेस्ट स्क्रीनिंग का आयोजन किया। निर्माता फिल्म में चुटकुलों के अंतिम कट के समय दर्शकों की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करना चाहते थे। क्यूस ने कहा कि तब उन्होंने फिल्म में करियर के बारे में सोचना शुरू किया था। आजीविका।
क्यूस को उनकी अभूतपूर्व क्रॉस-शैली कहानी कहने, इंटरैक्टिव मीडिया में अग्रणी काम, सहयोगी उपलब्धियों और कई पटकथा लेखकों की सलाह के लिए जाना जाता है, जो टेलीविजन श्रृंखला के शो रनर बन गए। शुरुआत। क्यूस ने हार्वर्ड के सहपाठी हैं स्टोबिसन के साथ मिलकर हार्वर्ड में नौकायन के बारे में पॉवरटेन नामक एक वृत्तचित्र बनाया। उन्होंने अभिनेता, लेखक और हार्वर्ड के साथ ही स्नातक जॉर्ज प्लिम्पटन को फिल्म का वर्णन करने के लिए राजी किया। स्नातक होने के बाद क्यूस हॉलीवुड चले गए और एक स्टूडियो प्रमुख के सहायक के रूप में काम किया, फिर एक स्क्रिप्ट रीडर के रूप में काम करके क्यूस ने कहा कि उन्हें इस बात की समझ मिली कि अच्छी स्क्रिप्ट कैसे काम करती है। 1984 में क्यूस ने बर्नार्ड श्वार्ट्ज के लिए एक सहायक निर्माता के रूप में काम किया और फिर 1.5 साल तक स्वीट ड्रीम्स पर काम किया, जिसका निर्देशन कारेल रीज ने किया था, जिसमें जेसिका लैंग और एड हैरिस ने अभिनय किया था। उन्होंने इस अनुभव को फिल्म स्कूल के अपने संस्करण के रूप में वर्णित किया। 3. एक लेखक, डेविड जे. बर्ग को एक फीचर स्क्रिप्ट के साथ मदद करने के बाद क्यूस को माइकल मान श्रृंखला क्राइम स्टोरी पर एक लेखक के रूप में काम पर रखा गया, जिसके लिए डेविड जे. बर्ग ने पायलट लिखा था। 1986 में क्यूस ने श्रृंखला के लिए 2 टेलीप्ले लिखे। शिसा, पतली परत। क्यूस ने फीचर लेखक जेफरी बोम के साथ साझेदारी की, जिनके साथ उन्होंने लेथल वेपन 2, लेथल वेपन 3 और इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड फिल्मों को विकसित करने में मदद की। सैन एंड्रियास, 2015। क्यूस ने 2015 की आपदा फिल्म सैन एंड्रियास की पटकथा लिखी थी। फिल्म का निर्देशन ब्रैड पेटन ने किया था, जिसमें ड्वेन जॉनसन ने अभिनय किया था और यह 29 मई 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। 14. सैन एंड्रियास 2015 में वार्नर ब्रदर्स की एक फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में $473.5 मिलियन की कमाई की थी। रैम्पेज, 2018। क्यूस और रयान कोंडल ने रयान एंगल की वीडियो गेम फ्रेंचाइजी रैम्पेज के स्क्रीनप्ले रूपांतरण को फिर से लिखा। सैन एंड्रियास के निर्देशक ब्रैड पेटन, निर्माता ब्यू फ्लिन और स्टार ड्वेन जॉनसन के साथ क्यूस और कोंडल को फिर से जोड़ने वाली इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 की शुरुआत में न्यू लाइन वार्नर ब्रदर्स के लिए शुरू हुआ। फिल्म का प्रीमियर 13 अप्रैल 2018 को हुआ और यह अपने शुरुआती सप्ताहांत में $35.8 मिलियन की कमाई के साथ अमेरिका में नंबर 1 फिल्म रही। इसकी वैश्विक सकल कमाई $426 मिलियन थी। 16. रैम्पेज ने वीडियो गेम रूपांतरण के लिए अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। 17. टेलीविजन, ब्रिस्को काउंटी जूनियर के एडवेंचर्स, 1993 से 1994। इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड में शामिल होने के कारण फॉक्स के एक कार्यकारी रॉबर्ट ग्रीनब्लाट ने क्यूस और बोम से पूछा कि क्या वे पुराने फिल्म धारावाहिकों का टेलीविजन संस्करण बनाने में रुचि रखेंगे। क्यूस ने हाँ कहा और द एडवेंचर्स ऑफ ब्रिस्को काउंटी जूनियर लिखा, जो हार्वर्ड शिक्षित बाउंटी शिकारी के बारे में है, जो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है, जो पुराने पश्चिम में सबसे प्रसिद्ध कानूनविद थे। फॉक्स ने श्रृंखला के लिए हरी झंडी दे दी। ब्रिस्को में एक रहस्यमय गोलाकार वस्तु के रूप में विज्ञानकथा तत्व भी था, जो कई एपिसोड में दिखाई देता है। बोम वापस फीचर फिल्में बनाने लगे और क्यूस को समीक्षकों द्वारा प्रशंसित श्रृंखला के लिए एकमात्र शोरूनर के रूप में लिखने और सेवा करने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद क्यूस ने शो की सफलता का श्रेय अभिनेता ब्रूस कैम्पबेल को दिया, जिन्होंने मुख्य किरदार ब्रिस्को काउंटी जूनियर की भूमिका निभाई थी। 3. नैश ब्रिजेस, 1996 से 2001। ब्रिस्को के बाद क्यूस की मुलाकात डॉन जॉनसन से हुई, जिनके पास सीबीएस की ओर से एक नई सीरीज बनाने का कमिटमेंट था। जॉनसन के आशीर्वाद से क्यूस चले गए और नैश ब्रिजेस के लिए पायलट लिखा। जॉनसन को यह पसंद आया और सीबीएस ने भी पायलट बनाए बिना स्क्रिप्ट से 14 एपिसोड मंगवाए। नैश ब्रिजेस पहली सीरीज थी जिसे लेस मूनवेस ने सीबीएस के प्रमुख के रूप में हरी झंडी दी थी। यह 6 सीजन और 121 एपिसोड तक चला। 27 नवंबर 2021 को यूएसए नेटवर्क ने 2 घंटे की मूल नैश ब्रिजेस फिल्म प्रसारित की, लेकिन क्यूस पुनरुद्धार में शामिल नहीं थे। सदस्यता, क्यूस को अन्य पटकथा लेखकों के सफल मार्गदर्शन के लिए जाना जाता है। उन्होंने लंबे समय से इस बात की वकालत की है कि अन्य लेखकों के साथ मिलकर काम करना टेलीविजन में रचनात्मक सफलता प्राप्त करने की सबसे अच्छी पद्धति है। क्यूस ने कहा है, यह विचार कि अकेला प्रतिभाशाली व्यक्ति रचनात्मकता का सर्वोच्च रूप है,
एक मिथक है। मेरा मानना है कि सहयोग अधिकांश महान रचनात्मक उपलब्धियों की नींव है। शो चलाने की मांग बहुत बड़ी है और मेरे लिए सबसे अच्छा रचनात्मक काम दूसरे लेखक के साथ मिलकर काम करने से आता है। पाशी क्यूज के साथ काम करने वाले 30 से अधिक लेखकों ने अपने स्वयं के शो चलाए हैं, जिनमें डेमन लिंडेलोफ, शॉन रयान, केरी एहरिन, रैले टकर, मेरेडिथ एवरिल, पाम वीसी, रयान कोंडल और ग्राहम रोलैंड शामिल हैं। 2015 में उनके मेंटरशिप कार्य के लिए क्यूज को हॉलीवुड के न्यू लीडर्स के लिए उनके वार्षिक कार्यक्रम में वैरायटी का क्रिएटिव लीडरशिप अवार्ड दिया गया, जिसमें यह पुरस्कार डेमन लिंडेलोफ द्वारा प्रस्तुत किया गया। पाशिस अतिरिक्त द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेलेयर में कार्लटन अल्फांसो रिबेरो के चरित्र का नाम क्यूज के नाम पर रखा गया था। श्रृंखला के निर्माता एंडी और सुसान बोरोविच हार्वर्ड में क्यूज के दोस्त और सहपाठी दोनों थे। पाशु फिल्मोग्राफी पतली परत, सैन एंड्रियास 2015, रैम्पेज 2018। टेलीविजन निर्देशन और लेखन क्रेडिट में दी गई संख्याएं एपिसोड की संख्या को दर्शाती हैं। शीर्षक वर्ष श्रेय दिया गया नेटवर्क नोट्स। निर्माता निदेशक लेखक कार्यकारी। निर्माता अपराध कथा 1986 नहीं हाँ 2 नहीं NBC। छुट्टियों के लिए घर जा रहे हैं 1986 नहीं हाँ नहीं NBC एमी ग्रांट टेलीविजन विशेष। एक वादा निभाना है 1990 नहीं हाँ हाँ NBC टेलीविजन फिल्म। ब्रिस्को काउंटी जूनियर के एडवेंचर्स 1993 हाँ नहीं हाँ 8 हाँ लोमड़ी। भाग्य शिकारी 1994 नहीं हाँ 2 हाँ लोमड़ी। नैश ब्रिज 1996 से 2001 हाँ नहीं हाँ 35 हाँ CBS। मार्शल लॉ 1998 से 2000 हाँ नहीं हाँ 3 हाँ CBS केवल सीजन 1 के लिए कार्यकारी निर्माता। ब्लैक सैश 2003 नहीं हाँ 3 हाँ विश्व बैंक। खो गया 2004 10 नहीं हाँ 39 हाँ ABC। खोया गायब टुकड़े 2007 08 नहीं हाँ 2 हाँ वेरिजोन बेतार वेबिसोड श्रृंखला। बेट्स मोटल 2013 17 हाँ नहीं हाँ 13 हाँ AE। तनाव 2014 17 नहीं हाँ 1 हाँ 9 हाँ FX। लौटे 2015 डेवलपर नहीं हाँ 1 हाँ AE। कॉलोनी 2016 18 हाँ नहीं हाँ 3 हाँ USA नेटवर्क। टॉम क्लैंसी का जैक रयान 2018 23 हाँ 1 हाँ 8 हाँ प्राइम वीडियो। लोके और कुंजी 2020 22 डेवलपर हाँ 1 हाँ 1 हाँ नेटफ्लिक्स। स्मारक पर 5 दिन 2022 डेवलपर हाँ 2 हाँ 3 हाँ एप्पल TV प्लस। नाड़ी अर्लियार्स डेवलपर हाँ नेटफ्लिक्स। यानजे कोंडल जन्म 1979 या 1980 टीवी सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन 2022 वर्तमान के लिए एक अमेरिकी शोरनर हैं, जो टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स 2011 से 2019 का प्रीक्वल है। उन्होंने जॉर्ज R.R. मार्टिन के साथ हाउस ऑफ द ड्रैगन बनाया। 2010 के दशक में कोंडल और कार्लटन क्यूज टीवी सीरीज कॉलोनी 2016 से 2018 के निर्माता और शोरनर थे। कोंडल हरक्यूलिस 2014 और रैम्पेज 2018 फिल्मों के पटकथा लेखक भी थे। पृष्ठभूमि पालन पोषण और प्रारंभिक कैरियर के प्रयास। कोंडल का जन्म 1979 या 1980 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी के है सबरुक हाइट्स में हुआ था और वे है सबरुक हाइट्स में बड़े हुए। उन्होंने 2001 में विल्नोवा विश्वविद्यालय से अकाउंटेंसी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 कॉलेज के बाद वे मैनहट्टन में ईस्ट साइड में रहते थे और 8 साल तक दवा उद्योग में काम किया। पहले मार्केटिंग में काम किया और फिर विज्ञापन में चले गए। काम करते हुए उन्होंने फेलोशिप और अनुदान जीतने के लिए प्रतियोगिताओं में कहानियां प्रस्तुत की और प्रतियोगिताओं में स्थान बनाना शुरू कर दिया। वह अपनी नौकरी लॉस एंजल्स स्थानांतरित करने में सक्षम थे, जहां उन्होंने लेखन जारी रखा। 3 उन्होंने अंततः 2008 की शुरुआत में द फिल्म कंपनी को गला है एड नामक एक स्क्रिप्ट बेची। 2 फिल्म विकास के नरक में रुक गई। 3 स्टूडियो 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने ओनी प्रेस कॉमिक बुक सीरीज क्वीन एंड कंट्री को अनुकूलित करने वाली पटकथा का नया मसौदा लिखने के लिए भी कोंडल को काम पर रखा था। 4 2010 तक
कोंडल ने लीजेंडरी पिक्चर्स के लिए महाकाव्य 17वीं सदी की अंग्रेजी कविता पैराडाइज लॉस्ट को अनुकूलित करने वाली पटकथा को फिर से लिखने में मदद की। 5. 2012 तक वह लेजेंडरी के लिए भी सन त्सू द्वारा द आर्ट ऑफ वॉर के फिल्म रूपांतरण पर काम कर रहे थे। 6. हालांकि 2013 के अंत तक पटकथा लेखक एलेक्स लिटवाक को एक नया दृष्टिकोण लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 7. इसके अलावा 2012 में कोंडल को सीबीएस फिल्म्स द्वारा 2009 की स्पेनिश भाषा की फिल्म सेल्डा 211 की अंग्रेजी भाषा की रीमेक लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 6. उन्हें सोनी पिक्चर्स के लिए बॉय नोबॉडी नामक एक फिल्म लिखने के लिए भी काम पर रखा गया था। कोंडल ने कार्लटन क्यूसे के साथ मिलकर एमबीसी के लिए कॉमिक बुक सीरीज द सिक्स्थ गन का एक टेलीविजन पायलट तैयार किया। कोंडल ने पायलट लिखा और वह और क्यूसे पायलट के कार्यकारी निर्माता थे। 8. पायलट को 2013 में हरी झंडी मिल गई थी और इसे अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में फिल्माया गया था, लेकिन एनबीसी ने इस सीरीज को नहीं चुना। 9. प्रथम श्रेय हरक्यूलिस, कॉलोनी और रैम्पेज। कोंडल का पहला आधिकारिक पटकथा लेखन क्रेडिट इवान स्पिलियोटोपोलोस के साथ साझा किया गया 2014 की फिल्म हरक्यूलिस के लिए था। कोंडल ने पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए एक प्रारंभिक स्क्रिप्ट लिखी थी 10 और स्पिलियोटोपोलोस ने स्क्रिप्ट को संशोधित किया। 11. इस बीच द सिक्स्थ गन के पायलट के टीवी सीरीज नहीं बनने के बावजूद कोंडल और कार्लटन क्यूस ने फिर से साथ काम करने की मांग की और उस प्रोजेक्ट का सहनिर्माण किया जो टीवी सीरीज कॉलोनी 2016 से 2018 बन जाएगी। 12. 2014 में यूएसए नेटवर्क ने एक टेलीविजन पायलट को हरी झंडी दिखाई। 13. कॉलोनी के लिए पायलट को उठाया गया और अंततः लीजेंडरी टेलीविजन और यूनिवर्सल केबल प्रोडक्शंस द्वारा सनिर्मित एक टीवी सीरीज बन गई। इसका प्रीमियर जनवरी 2016 में यूएसए नेटवर्क पर हुआ। 14. शो 2016 में कॉलोनी के प्रीमियर से पहले न्यू लाइन सिनेमा के तहत निर्मित फिल्म रैम्पेज की पटकथा को फिर से लिखने के लिए कोंडल और क्यूस को काम पर रखा गया था। 12. उन्होंने रयान एंगल द्वारा लिखे गए मसौदे को फिर से लिखा और एडम सटिकेल ने अंतिम संशोधन लिखे। 16. बाद में 2016 में कोंडल ने वार्नर ब्रदर्स की 1976 की साइंस फिक्शन फिल्म लोगान रन की सतत विकास रीमेक के लिए पटकथा लिखना शुरू किया, जो 1967 में प्रकाशित एक किताब पर आधारित थी। 17. 2018 की शुरुआत में कोंडल ने कॉनन बनाया और लिखा, जो रॉबर्ट टी. हॉवर्ड द्वारा लिखे गए चरित्र कॉनन द बारबेरियन को अनुकूलित करने वाली एक संभावित टीवी श्रृंखला थी। 19. 2018 की दूसरी तिमाही में रैम्पेज की रिलीज के तुरंत बाद लायंसगेट ने इमेज कॉमिक्स सीरीज एनालॉग को अनुकूलित करने वाली पटकथा लिखने के लिए कोंडल को काम पर रखा। दोस्तों ये मूवी हमें 2018 में देखने को मिली थी। 4 अप्रैल 2018 इसकी रिलीजिंग डेट थी। इंडिया में 13 अप्रैल को इसे रिलीज़ किया गया था और 107 मिनट टोटल इसके पिछले पार्ट की लेंथ थी। और इसकी जो बजट के बारे में बात की जाए, परफॉर्मेंस के बारे में, तो बजट 120 से 140 मिलियन के बीच में इसका बजट था, जो कि भारी भरकम था। बाकी इसने कलेक्शन लगभग 428 मिलियन का किया। इसी वजह से ये मूवी सुपर डुपर हिट रही और लोगों द्वारा भी इसे बड़ा पसंद किया गया। और अब ये दोस्तों अब इसका दूसरा पार्ट हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी अपडेट जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।